हेलो बच्चों। कल हमने जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से आज हम वापस पढ़ना शुरू करते हैं। कल हमने इकोनॉमी के अंदर पहला चैप्टर शुरू किया था, जिसके अंदर पहले चैप्टर का नाम था विकास। और विकास के बारे में बहुत सारी बातें हमने पिछले वीडियो में करी हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले अभी जाइए और इस चैनल पे क्लिक करके और कक्षा 10 अर्थव्यवस्था के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। पहला भाग जो था उसके अंदर हमने समझने की कोशिश करी थी कि कैसे विकास के बारे में हम अलग अलग धारणाओं से सोचते हैं कि एक व्यक्तिगत विकास कैसे होता है, सामूहिक विकास कैसे होता है। इन सब बातों पे हमने चर्चा करी थी। विकास की सामान्य अर्थ के बारे में भी हमने चर्चा की थी। अलग अलग लोगों को कैसे विकास प्रभावित करता है, इन चीज़ों पे भी हमने चर्चा करी थी। आज हम जो बात करेंगे उससे अगले भाग से शुरू करेंगे। आज पहला ही जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय विकास। कल हमने व्यक्तिगत और छोटे स्तर पे विकास की बात करी थी। आज हम वृहत स्तर पे विकास की बात करेंगे और उसके अंदर एक राष्ट्र के बारे में विकास की धारणाओं को किस तरीके से प्रभावित होता है एक राष्ट्र विकास से, उसकी चर्चा करेंगे। कहा गया है कि हमने कई सारे लोगों को देखा है जो विकास के बारे में बात करते हैं, है ना। राष्ट्र के अंदर आर्थिक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है, कई अलग अलग धारणाओं की चर्चा की है। लेकिन उसके बाद में भी हम अगर विकास पे सही तरीके से पहुंचना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा करनी होगी। और वो महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं? एक राष्ट्र के लिए विकास क्या हो सकता है आपके मायने में? क्या राष्ट्र के नागरिकों को ठीक से खाना मिल जाए, क्या ये विकास है? क्या सिर्फ रोजगार मिल जाए, ये विकास है? या फिर राष्ट्र के नागरिकों को ऐसी चहुमुखी विकास की अवधारणाओं से ओतप्रोत किया जाए कि वो अपने हर क्षेत्र में जिसमें वो योग्यता रखता है उसमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे और अपने आप को और बेहतरीन स्तर पर ले जाने के लिए सदैव उन विकल्पों का उपयोग कर सके? क्या ऐसी वैकल्पिक उपलब्धता हमारे लिए सामान्य रूप से सही कहलाती है? इसके बारे में बात करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, कक्षा में बच्चों की बात करते हैं। कक्षा में बच्चों को हम विकास के बारे में जब जैसे जैसे सवाल पूछते हैं तो बच्चों से प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान के आधार, पूर्व ज्ञान के आधार पे अलग अलग जवाब देने की कोशिश करता है। हम उन जवाबों से संतुष्ट हो या नहीं हो, बात यहाँ पे ये नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि बच्चों से जब हम विकास के जो सवाल पूछते हैं उनके बारे में जैसे उनकी समझ होती है उसके आधार पे वो अपने अपने जवाब देने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे कहा गया कि किसी एक के जवाब से हम यहाँ संतुष्ट हो या नहीं हो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। और हम ये भी हो सकता है कि हम किसी जवाब को तय भी नहीं कर पाए, है ना, कि क्या सच में विकास का जो किसी बच्चे ने जवाब दिया है वही है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो मूल बात है समझने की वो ये है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। ये सामान्य बात है। किस बारे में? विकास के बारे में। और राष्ट्र के संबंध में भी जब हम विकास की बात करते हैं तो ऐसा ही अलग अलग राष्ट्रों के लिए अलग अलग चीजें जो हैं विकास के लिए जिम्मेदार होती हैं। हम भारत का उदाहरण लेते हैं तो उसके अंदर किन बातों की चर्चा करेंगे? भारत में जैसे अगर किसी क्षेत्र में गरीबी ज्यादा है तो वहां पे आय के स्रोत ज्यादा जनरेट करने होंगे, है ना। किसी क्षेत्र में सामाजिक बुनावट जटिल है तो उसको थोड़ा सरलीकृत करने का प्रयास किया जाएगा। लोगों को अपने अपनी संस्कृति के साथ में जुड़ने और अन्य लोगों की संस्कृतियों का सम्मान करने के लिए कहा जाएगा। ऐसी सब चीजें जो है एक राष्ट्र के बुनियादी या सामाजिक विकास की जो बुनियाद होती है उसको मजबूत करती है। यहाँ पे कहता है सभी के विचारों को बराबर महत्व नहीं दिया जा सकता। जो क्लास की बात हम कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं बच्चों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं विकास के बारे में, लेकिन सबके विचार अच्छे हों ये जरूरी नहीं है और सबके विचार गलत हों ये भी जरूरी नहीं है। तो फिर कैसे पता किया जाए कि किसका विचार ज्यादा सराहनीय है या ज्यादा अच्छा जवाब है? उसके लिए हमें पता करना है पहले कि कौन सा बेहतर तरीका हो कि जिससे हम उनके विचारों को ज्यादा से ज्यादा महत्व देने वाली जो स्केल है उसके ऊपर आकलन कर सके। तो जिस भी बच्चे के जवाब से अधिक लोगों का लाभ हो, जैसे कोई योजना है, किसी बच्चे ने सुझाव दिया है योजना के संबंध में और उस योजना से ज्यादा लोगों को अगर फायदा होता है तो उस बच्चे का जवाब जो है हमारे लिए महत्व रखता है। इसके अलावा इन सब प्रश्नों की जब हम बात करते हैं, आगे ये कहा गया है कि जब हम सामाजिक विकास की बात करते हैं, आर्थिक विकास की बात करते हैं, बच्चों को किस तरीके की जो परिस्थितियां मिलती हैं उनमें वो सोच पाते हैं, उन सब चीजों में ये जितने सारे सवाल अभी तक हमने चर्चा की है, इन सब सवालों के जो जवाब होते हैं वो राष्ट्रीय विकास के अंदर दिए जाते हैं। यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से राष्ट्रीय विकास की चर्चा की है। अब हम इन परिस्थितियों को राष्ट्र के संबंध में कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके सामने ये दो उदाहरण दे रखे हैं, इन दोनों उदाहरणों को हम ठीक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे।
आप मेरे साथ इन पे थोड़ा सा मनन करने की कोशिश करना। कैसे? यहां लिखा है कि ये आपको जो चित्र दे रखा है, दाहिनी ओर दिए गए चित्र को देखिए और इस प्रकार के चित्र के विकासात्मक लक्ष्य का क्या क्या होने चाहिए ये आपको बताना है। अब दाहिनी ओर चित्र मतलब इसकी बात की जा रही है। ऐसी जो परिस्थितियां, ऐसी जो बसावट है हमारे समाज की, उनमें क्या क्या विकास के लक्ष्य हो सकते हैं। तो एक आपको बहुत अच्छी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और एक आपको कच्ची झुग्गी झोपड़ियां दिखाई दे रही है। अब स्वाभाविक सी बात है, जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो अच्छी आलीशान बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसके अंदर रहने वाले लोगों के पास ज्यादा संसाधन होंगे। किन की तुलना में? इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की तुलना में। इनके पास संसाधनों की उपलब्धता ज्यादा होगी तो ये अपना विकास और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जबकि जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनके पास संसाधनों की प्राय कमी पाई जाती है ना। इनको ज्यादा मदद की जरूरत पड़ती है। हम यहाँ पे एक एक करके इन दोनों को अलग अलग करके समझने की कोशिश करेंगे। जब आलीशान बिल्डिंग के अंदर आपको जो लोग निवास करते हैं उनके बारे में जब हम सोचेंगे कि इनके विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए, तो हम देखेंगे कि जैसे अगर कोई व्यापार करना चाहता है तो उसको सरकार से आर्थिक सहायता, जैसे ऋण के रूप में आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ सकती है। अगर उसको ज्यादा बड़ा कोई बिजनेस शुरू करना है तो, या फिर वो अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो सरकार से उसको वित्त पोषण की जरूरत पड़ सकती है। स्टार्टअप भी शुरू किया जा सकता है। अब स्टार्टअप शुरू करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि यूं बस केवल आपने सोच लिया किसी विचार को और उसके ऊपर अमल करने के लिए फटाक से बस आप शुरू कर देंगे। उसके लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ती है। उन संसाधनों को जुटाने के लिए आपको बहुत सारी मदद भी चाहिए। सब कुछ एक ही व्यक्ति के पास अगर उपलब्ध हो जाए तो फिर तो सरकार की जरूरत ही कहाँ रही। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्टअप की जब कभी बात करते हैं, इसी से समझने की कोशिश करते हैं। एक अच्छा आलीशान मकान में रहने वाले लोगों के पास में क्या क्या संसाधन हो सकते हैं। उनके पास आवश्यकता के अनुसार पैसा हो सकता है, आवश्यकता के अनुसार संसाधन हो सकते हैं, लेकिन एक व्यवसाय शुरू करने के लिए उनके पास में, व्यवसाय शुरू करने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है भारी मात्रा में, उस धन के लिए उनको अन्य मदद का जो है उपयोग करना पड़ता है। जैसे अब इस व्यवसाय शुरू करने के लिए आलीशान बिल्डिंग वाले निवासियों को कहाँ जाना पड़ेगा? अब या तो ये किसी सेठ साहूकार से लोन उधार ले ले, है ना, उनसे लोन ले ले, या फिर सरकार से सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिल जाए, तो फिर ये बहुत अच्छे तरीके से व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं सस्ती ब्याज दरों पे। और ये काम कौन कर सकता है? केवल सरकार कर सकती है। अब सस्ती ब्याज दरों पे जब लोन मिलेगा तो उससे ये व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं और अन्य लोगों के लिए भी व्यवसाय में काम करने के अवसर जो है जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से इनको अगर एक बड़ा सा मकान है, इसके आसपास के अंदर इनको सुरक्षा के लिए कुछ उपायों की जरूरत हो सकती है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ सकती है ना, सुरक्षात्मक उपायों की जरूरत पड़ सकती है इनको। और इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं के लिए इनको एक अच्छे बाजार की जरूरत पड़ सकती है। तो आवश्यक वस्तुओं के लिए एक बाजार भी इनके आसपास हो, ऐसी व्यवस्था अगर हो जाए तो इनका काम आसानी से चल सकता है। लेकिन यहीं अगर हम बात करें इन झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों की, तो ये क्या करते हैं? इनके पास सबसे पहले तो हमें जैसे दिखाई दे रहा है कि इनके पास ना तो रहने का कोई मकान है ना, तो इनको सबसे पहले तो मकान की आवश्यकता होगी। इनके विकास के लक्ष्य में सबसे पहले तो आवश्यकता होगी रोटी कपड़ा और मकान, जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, शिक्षा स्वास्थ्य, इन सब चीजों के लिए इनको आवश्यकता होगी। मकान हो गया, रोटी हो गया और कपड़ा पहनने के लिए हो गया, तो फिर इनको अच्छी शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि ये जो बड़े आराम से जो है अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था कर लें, तो फिर इनके पास में अच्छी शिक्षा के लिए सरकारी सहायता की जरूरत होगी। अच्छी शिक्षा इनको तभी मिलेगी जब इनके पास संसाधन होंगे, और संसाधन केवल इनको सरकार उपलब्ध करवा सकती है, ना कि ये व्यक्तिगत स्तर पे प्रयास कर सकते हैं। इनके आसपास थोड़ी सफाई की व्यवस्था भी हो तो इनका जीवन थोड़ा सा बेहतर हो सकता है ना। और इनके लिए कोई अच्छे से रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो भी ये बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन यापन के लिए काम कर सकते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ये जो अंतराल है इन दोनों के विकास के लक्ष्यों का, कि एक संपन्न जो मकान में निवास करने वाले लोग हैं, ये ऊपर बिल्डिंग वाले, और ये जो नीचे बेचारे जो गरीब तबके के लोग हैं, इन दोनों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं, दूसरी खबर पे चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया है कि एक तेल कंपनी है ना, एक तेल कंपनी है जिसने 500 टन जो जहरीले अवशेष हैं उनको एक खुले कूड़ादान में और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में फेंक दिया है, यूं मान लो, है ना। अब खुले कूड़ादान में फेंकने से उसके आसपास जैसे कोई जानवर होंगे
तो वो जानवर उस कचरे को अगर खा भी जाएंगे तो वो बीमार हो सकते हैं। उनके बीमार होने से और उनके मर जाने से फिर आसपास में और ज्यादा बदबूदार जो प्रदूषण हो सकता है, उसके माध्यम से बहुत सारे महामारियां फैलने की आशंका होती है। साथ ही साथ इस जहरीले जो अवशेष ये फैक्ट्री का यहाँ पे फेंका गया है खुले में और समुद्री इलाकों में, इनसे जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनके स्वास्थ्य पे भी बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। जैसे उनको उल्टी दस्त की बीमारियां हो रही हैं, कईयों को बेहोशी हो रही है, मतलब गंदी बदबू को अपने श्वास से अंदर लेने के कारण उनके जो इंटरनल जो मशीनरी है शरीर की वो भी प्रभावित हो रही है। अब इससे होता क्या है कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जान चली गई है। जैसे 7 लोग मारे गए हैं, 20 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और 26,000 लोग हैं जो दवाई के भरोसे जीवन यापन कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे आगे ध्यान देने वाली बात क्या है कि पेट्रोल और धातुओं से निकलने वाला ये जो अपशिष्ट है, ये जो जहरीला अवशेष है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? एक से ज्यादा देशों में काम करने वाली जो कंपनियां होती हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं। ऐसी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी कहां पे काम कर रही है? अफ्रीका के अबिदजान शहर में यहाँ पे काम कर रही है और उसने किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया कि आप इस जहरीले अपशिष्ट को यहाँ से खपत कर दीजिए और आपको एक निश्चित मात्रा में धन दिया जाएगा इसके बदले में। तो ऐसी जो ठेकेदारी की प्रणाली है उसके माध्यम से ये देखो यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट कि दूसरी निजी कंपनी को या जो स्थानीय कंपनी थी वहां ऐसी साफ सफाई वाली, उसको ठेका दिया और उसने ले जाके कहाँ डाल दिया? कुछ खुले कूड़ादानों में डाल दिया कुछ अपशिष्ट को और कुछ को समुद्री इलाकों में फेंक दिया। इससे कितने लोगों को कितना नुकसान हुआ है इसका ख्याल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। अब जब हम विकास की बातें करते हैं, एक और तो दूसरी ओर ऐसी समस्याएं हमारे आसपास जब दिखाई देती हैं, तब हमें क्या लगता है कि हमें इन समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए कि पहले विकास के बारे में बात करनी चाहिए? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझने की बात यही है कि हम विकास तभी कर पाएंगे जब हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ सफाई जैसी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उनका हम पहले ख्याल रख पाएंगे, है ना। यहाँ पे इन्हीं बातों को आपके लिए जो पेश किया गया है इस किताब में, वो इसी कारण से कि विकास और विनाश दोनों को ठीक तरीके से संतुलन बना के चलेंगे तो ही हम आगे अपने इन कामों में सफल हो पाएंगे। इसमें जैसे बताया गया है जितनी सारी समस्याएं जो इन लोगों को हुई है, या जैसे यहाँ पे इन लोगों के लिए जो पहले से ही समस्याएं व्याप्त है, अगर हम इन पे ध्यान ना दें, केवल इन लोगों के बारे में ही व्यवस्थाएं करते रहें तो इतनी आबादी जो है वो विकास से वंचित रह जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय विकास के अंदर इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, इसके अंदर आप खुद अपने स्तर पे इनको हल करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि आप लोगों से बातचीत करके और विकास से संबंधित गतिविधियों में प्रयास कर सकते हैं, या फिर अखबार या टेलीविजन के माध्यम से आप इनका उपयोग कर सकते हैं। अगला बिंदु है विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। जब हम विकास की बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हम विकास के बारे में विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना किस आधार पर करेंगे? इसके बहुत सारे पहलुओं की बात की गई है। यहाँ पे देखिए, कुछ राज्य या कुछ देश ऐसे हो सकते हैं जिनको विकसित या विकासशील के नाम के आधार पे बांटा जा सकता है। इसमें यहाँ पहले इसी मुद्दे पे चर्चा की गई है और हम भी इसी विकसित और विकासशील के आधार पे इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा दिया हुआ है कि विकसित देश और अविकसित देश किनको कहते हैं? विकसित देश वो होते हैं जहां के नागरिकों की अधिकतम आवश्यकताएं जो है आसानी से पूरी हो जाती हैं, है ना, जिनका जीवन स्तर एक अच्छे स्तर पे होता है, जिनके जीवन में जो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हैं वो हर चहुं ओर उपस्थित होती हैं। ऐसे देशों को जिनके जीवन में जहाँ के नागरिक हैं जो एक बेहतर जीवन की जो तलाश करने की जरूरत नहीं होती, वहां की सरकारें और वहां के स्थानीय जो प्रशासन है वही मिलकर उनके नागरिकों के लिए अच्छे जीवन से जुड़ी हुई परिस्थितियां तैयार करता है। ऐसे देशों को हम विकसित देश कहते हैं। लेकिन दूसरी ओर अविकसित देश कौन से होते हैं? जिनका अभी विकसित होना बाकी है, यानी जो अपने जीवन स्तर, अपने सामाजिक स्तर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत तो हैं, लेकिन अभी तक इतने सफल नहीं हो पाए हैं जहां पे जाके व्यक्ति की सभी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। जैसे अभी हमने पिछले उदाहरण में देखा था कि जो गरीब बस्तियों में निवास करते हैं उन लोगों की आवश्यकताएं कितनी छोटी छोटी हैं, लेकिन बहुत सारी मात्रा में हैं। जबकि जो अच्छे आलीशान मकानों में निवास करते हैं उनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित मात्रा में है, जबकि उनकी जो बेसिक आवश्यकताएं जो खाने पीने रहने की हैं वो सब आसानी से पूरी हो पाती हैं। इन्हीं सब चीजों को हम ध्यान में रखते हैं तो हम इन पे आगे भी चर्चा करते हैं। जैसे आगे देखिए क्या कह रहा है, जब हम भिन्न भिन्न चीजों की तुलना करते हैं तो उसमें समानता और अंतर दोनों हो सकते हैं।
जब भी हम विकास के आधार पर अलग अलग चीजों की तुलना करने का प्रयास करेंगे तो उनमें समानता और असमानता दोनों दिखाई दे सकते हैं। जैसे क्लास के अंदर अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो बच्चों में बहुत सारे अंतर होते हैं। जैसे किसी की ऊंचाई ज्यादा होती है तो किसी का वजन ज्यादा होता है, कोई सुंदर होता है तो कोई सांवले रंग का होता है ना। ये जो अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं ये सब हमें तुलना करने में मददगार होती हैं। इसी के साथ आगे क्या रखा है कि देशों के बीच तुलना करने के लिए जब हमारे पास न्यूनतम स्तर की चीजें जिनके आधार पे हम पूरे देश की तुलना करने में सफल नहीं होते हैं तो फिर उनके लिए कुछ विशेष तत्व हैं जो हमें बताए गए हैं। उन विशेष तत्वों के बारे में क्या बात की गई है? आय के आधार पे, सबसे पहले तो वहां के नागरिकों की आय के आधार पे उनको जीवन स्तर की उनके जो आकलन किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे दे भी रखा है कि हम जब इनकी तुलना करने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले नागरिकों की आय क्या है, उस आय के आधार पे हम इनकी तुलना करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि औसत आय जो है उसको जब हम आकलन करते हैं तो औसत आय के आधार पे हमें पता चलता है कि वहां के नागरिकों की स्थिति या वहां के नागरिकों का जीवन स्तर कैसा है। इसी औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं और इसको निकालते कैसे हैं? कुल जनसंख्या में कुल आय का भाग देकर जब हम औसत आय ज्ञात करते हैं तो हमें पता चलता है जैसे प्रत्येक व्यक्ति मान लीजिए 100 रुपए सालाना इनकम अर्जित कर रहा है। अब इसके कुछ पैरामीटर होते हैं जैसे जो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? विश्व बैंक जो संस्था है वो ऐसे पैरामीटर जारी करती है जिसके आधार पे हम विकसित और विकासशील देशों की अच्छे और कमजोर जीवन स्तर की ऐसी तुलनाएं करते हैं। विश्व बैंक ने एक मानव विकास रिपोर्ट नाम से एक सूचकांक जारी करता है हर साल, जिसमें कुछ पैरामीटर होते हैं उनके आधार पे अलग अलग देशों को आकलन के माप पे तोला जाता है। जैसे 2019 के अंदर ये जो पैरामीटर था ये क्या तय किया था कि अगर प्रति व्यक्ति आय किसी देश की डॉलर में नापी गई है। अब यहाँ पे डॉलर का उपयोग क्यों किया गया है? क्योंकि डॉलर अधिकांश देशों में प्रचलित है और उसकी समान वैल्यू है अलग अलग देशों में भी। तो यहाँ कहा गया है कि अगर प्रत्येक विकसित देश में या जो कम विकसित है उनकी जो तुलना करेंगे हम, उनके अंदर यहाँ पे एक आधार बताया गया है कि प्रतिवर्ष अगर प्रति व्यक्ति आय किसी देश की 39,300 डॉलर है, एक वर्ष में अगर उस देश का नागरिक 39,300 डॉलर से ज्यादा कमा रहा है तो उस देश के जो लोग हैं वो समृद्ध यानी संपन्न या विकसित देश कहलाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो वो विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आएगा। तो फिर किस में आएगा? दूसरा आधार देखते हैं। फिर कहा है कि अगर 2500 डॉलर प्रति वर्ष के आधार पे अगर कोई देश किसी देश के नागरिक 2500 डॉलर प्रति वर्ष के आधार पे अगर आय अर्जित करते हैं तो फिर उनको हम कहेंगे निम्न आय वाले देश। अब जब भारत की हम बात करेंगे तो वो निम्न आय में आएगा या उच्च आय में आएगा, है ना? तो यहाँ पे भारत का भी उदाहरण दिया गया है। भारत केवल 6,700 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की आय दर्शाता है 2019 के आंकड़ों के आधार पे, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत केवल विकासशील देश है जो मध्यम आय निम्न मध्यम आय के श्रेणी में आता है। तो प्यारे बच्चों, ये दूसरा भाग था जिसकी हमने आज चर्चा की। इससे अगले भाग के लिए आप इंतजार करिए, तब तक इस पहले और दूसरे पार्ट को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।